अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर और मैं हूं इरफान हैदर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। हुकूमत की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है। ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं कारगर साबित होंगे, और इन मुज़ाकरात की ज़रूरत बिलाखिर क्यों कर पेश आई। तहरीक इंसाफ जो हमेशा ये कहती रही कि चोरों से या डाकुओं से, उनके अल्फाज होते थे, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। फिर ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए ना सिर्फ बैठ गई बल्कि इन मामलात को आगे बढ़ाने में भी दिलचस्पी ले रही है। इस पे हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ बयानात अहम सामने आए हैं सारी सूरत हाल पर। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि क्या वफाक पर झत्ते के हमले को जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, उन्होंने ये सवाल उठाया। साथ साथ महमूद खान अचकजई साहब ने आज एक अहम सवाल उठाया। वो कहते हैं कि ये हुकूमत ही फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो इनसे मुज़ाकरात पर मेरे कम अज़ कम उन्होंने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसमें दो किस्म की राय तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सामने आ रही है। एक तरफ बानी पीटीआई ने दावा किया है कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने के लिए ऑफर हुई है कि आप वहाँ चले जाएं। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म की मुज़ाकरात से पहले जो हमारे दीगर असीर हैं, कारकुन हैं, उनकी रिहाई सबसे पहले होनी चाहिए। शर्जील मलिक अवान साहब साबिक मुशीर हुकूमत पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शनीला अमार साहिबा तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शनीला अमार साहिबा, मुज़ाकरात किसी डगर जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, या ये मुज़ाकरात सिर्फ बज़ाहिर टाइम गेन करने के लिए आपको लगता है ये सारा कुछ हो रहा है? बहुत शुक्रिया इरफान। बात यह है कि अच्छी बात है कि मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सब आए हैं, क्योंकि सियासतदान जो होता है ना, वो हमेशा मुज़ाकरात की टेबल से ही कुछ हासिल करके उठता है, क्योंकि सियासतदानों के पास कोई बंदूक नहीं होती जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने मुतालबात मनवाते हैं। पीटीआई ने अपने रवैये में लचक दिखाई है, क्योंकि पहले इनकी तरफ से यही मामला हम सुनते थे कि वफाक के ऊपर अटैक कर देंगे, गिराव होगा, जड़ाव होगा, लेकिन उनके वो जितने भी हमले थे, अगर आप देखें वो जब से वो आईनी तौर पे इक़्तिदार से निकले हैं, तो हमने यही देखा है कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तकरीर रुकाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ अपना लॉन्ग मार्च किया, वो नाकाम हो गया। इलेक्शन के बाद वो समझ रहे थे कि उनको 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नवाज लीग की हुकूमत कायम हो गई है। उसके बाद फिर उन्होंने हमला किया, ईसीओ कॉन्फ्रेंस रुकवाने के लिए किया, मैशत की जो डगर पे चल रही है उसको सबूताज करने के लिए किया, लेकिन कोई भी चीज उनकी अभी तक हो नहीं सकी, कारगर नहीं हो सका। अब उनका आखिरी जो वो जिसके ऊपर उनका तकिया कर रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, कि जो ट्रंप है वो आएगा तो शायद वो कुछ कहेगा तो बानी पीटीआई की रिहाई होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाहिर अपने मुल्क में इतने मसले हैं, और उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहीं पे भी हमने पाकिस्तान या इमरान खान साहब का नाम नहीं सुना है। तो अब एक फ्रस्ट्रेशन थी, डेस्परेशन थी, वो जेल से निकलना चाहते हैं बानी पीटीआई। तो उसकी वजह से अब उन्होंने अपनी पार्टी को खुद कहा कि जाके, कहां उनका बयान था कि जी मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, और कहां वो आके अब कह रहे हैं कि मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार हूं। और वो दो अपने मुतालबा से पीछे भी हटे हैं, जिसमें एक उनका मुतालबा ये था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है तो उसको रिपील कर दिया जाए, और दूसरा ये था कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। अब वो वहां से निकल के आ रहे हैं कि जी सिर्फ 9 मई और उसके 26 नवंबर के ऊपर कमीशन बना दे, हमारे तमाम जो साथी हैं उनको रिहा किया जाए। तो अब कुछ कैदियों को रिहा तो किया गया है, हो सकता है कि ये एक जस्टिस अच्छा जो है वो जाए, उसके बाद हो सकता है कि बानी पीटीआई को कुछ जो कंसेशन मिल भी जाए, क्योंकि जराए तो यही बात कह रहे हैं कि जो सही मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तो बुशरा बीबी कर रही हैं, तो बुशरा बीबी जो मुज़ाकरात करेंगी वो जाहिर है बानी पीटीआई के लिए कंसेशन लेने के लिए कर रही होंगी। लेकिन बानी पीटीआई जो है वो अपनी बात पे कितना कायम रहते हैं। अच्छा, अगर उनको शनीला मादरत आपको कतक कलामी की, आप कह रही हैं कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, ये जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें तो जाहिर है बुशरा बीबी साहिबा नहीं है ना, तो फिर उनके डायरेक्टली मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं और मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके? देखिए, मुज़ाकरात कहीं और ही होंगे और वहीं से अप्रूवल होगा तो बानी पीटीआई को कंसेशन मिलेगी। हुकूमत की तरफ से उनको नहीं कुछ नहीं कर सकती है हुकूमत। तो वो जहां मुज़ाकरात किए जा रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ लोगों को रिहा भी हुआ। 9 मई के बहुत से लोगों की जो है माफिया भी उनको मिली हैं, और हो सकता है कि बानी पीटीआई को भी जाके कोई माफी मिल जाए, क्योंकि अब वो जेल से निकलना चाहते हैं। जब नवंबर में भी ये आ रहे थे धरना लेके, उस वक्त भी इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे, तो बानी पीटीआई ने एक ही बात कही थी कि मुझे रिहा करेंगे तो ठीक है, वरना हमने अपना धरना नहीं रोकना है। लेकिन वो धरना भी उनका नाकाम हो गया। तो अब कोई तो माफी तलाफी होगी, और हो सकता है कि कुछ उनको
देने के लिए, सेफ एग्जिट देने के लिए कोई 26 नवंबर के ऊपर कोई कमीशन बन भी जाए, क्योंकि 26 नवंबर पे जो कमीशन बनेगा ना वो ओपोजिशन के हक में भी बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार की भी डेथ हुई है। तो असला किन के पास था, असला किसने चलाया, तो अगर उस वक्त उसकी इंक्वायरी के अंदर वो चीज भी सामने आ गई तो वो ओपोजिशन के लिए भी मामला खराब बन सकते हैं। ठीक है शर्जील साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जैसे कि शनीला अमार साहबा ने कहा कि हुकूमत के पास तो तकरीबन अल्फाज यही थे कि मैंडेट ही नहीं है कि वो कुछ दे सके तहरीक इंसाफ को, तो मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं। तो फिर ये कहीं और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर हुकूमत क्या मुज़ाकरात खेल रही है, सिर्फ ये मीडिया का खबरों का पेट भरने के लिए हो रहा है सब कुछ? पहले तो इरफान भाई बात ये है कि अनीला साहिबा जो कह रही हैं, देखिए मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। देखिए हुकूमत ने ही फैसला करना है, हुकूमत के साथ ही पीटीआई मुज़ाकरात करना चाह रही है। और आप जब देखें कि आप पीछे चले जाएं, शबाशी साहब ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया, पहले दिन असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर इनको दावत दी कि आएँ बैठ के मुल्क के लिए काम करें, लेकिन इनकी डटाई थी कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, हमने हुकूमत से बात नहीं करनी। फिर इनको समझाया गया, कई दफ़ा आपने देखा जब पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी तो उस पर इन्होंने इस्लामाबाद पे वो कॉल ले दी कि हम आ रहे हैं। फिर जब देखा अज़रबैजान के सदर आए तो 26 नवंबर जो उन्होंने किया, मैं तो शुरू दिन से कहता हूँ कि ये पीटीआई के जो चंद अफराद का टोला है, ये इन्होंने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया है। इमरान खान साहब की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, वो कभी न्यूट्रल को कुछ कहते थे, कभी न्यूट्रल को क्या बना देते थे, कभी वो पुराने जो सिपा सलार हैं उनके बारे में क्या बातें करते थे, हमारे जो सिपा सलार हैं जो हमारी कौम का फख्र है उनके बारे में उनके क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उनका तो अपना बयानिया है ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं मुज़ाकरात की बात करूँ, स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार याद सादिक साहब को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक कोशिश की और उस कोशिश को वज़ीर आज़म शहबाज साहब ने सेकंड करते हुए कमेटी बना दी और इनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्योंकि देखें पाकिस्तान में इस टाइम सियासी इस्तेकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सियासी इस्तेकाम के लिए इनको दावत दी। इन्होंने कहा था हम बात करना चाहते हैं, तो हुकूमत ने कहा ठीक है आप आए बैठ के बात करें। लेकिन जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आईन और कानून के तहत रह के हो रहे हैं। देखें जो इमरान खान को जो रिलीफ मिलना है वो अदालतों ने देना है, हुकूमत ने नहीं देना। जो हुकूमत के बस में होगा, जो ये हुकूमत के अपने जब मुज़ाकरात पेश करेंगे, अपने नकाज होंगे, तो हुकूमत उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आईन और कानून के तहत रह के इनसे बात करेगी। और क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और इमरान खान साहब के मेरे ख्याल में काबिल एतबार शख्स नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी कोई अपनी बात पक्की नहीं होती, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। इसीलिए इनसे मेरे ख्याल में जो मुज़ाकरात होंगे वो आईन और कानून की रोशनी में रह के इंशाल्लाह। शर्जील साहब, आईन और कानून की रोशनी में तो आप कह रहे होंगे, अगले हफ्ते ये कहा जा रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला एक्सपेक्टेड है और लग रहा है कि उसमें ज़्यादातर यही तवक्को की जा रही है कि सज़ा हो जाएगी। एक तासुर ये है कि अगर उसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाती है तो फिर ये मुज़ाकरात से विड्रॉ कर जाएंगे, मुज़ाकरात से निकल जाएंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे। अगर ऐसा है, दूसरी तरफ महमूद खान अचक ज़ईस साहब ने भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनसे मुज़ाकरात कैसे और क्यों मुज़ाकरात? भाई पहले तो कितना गलत तासुर जाता है जो ये बयानियां बनाते हैं। मैं तो इस बात के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है, जब पीटीआई ने रिक्वेस्ट की कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। क्योंकि माशी इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और सियासी इस्तेकाम भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। और हुकूमत पाकिस्तान की पहले दिन से कोशिश है कि अब देखें ना, पाकिस्तान में इस साल जो पाकिस्तान में जो कि आप देख लें, जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान ने रेमिटेंस भेजी है वो रिकॉर्ड $21.5 अरब एक रिकॉर्ड एक कायम हुआ है इस बार। फिर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो बरामदार है उसमें इजाफा हुआ है और जो पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी थी वो तकरीबन इस साल 44% उसमें इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान से पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट की है वो $30 अरब की है, जो कि जो इंडिकेटर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दुरुस्त सिम की तरफ चल रहा है। इसलिए अगर पीटीआई बात करना चाह रही है मुल्क और कौम के लिए, तो हुकूमत उनसे बात बड़े अच्छे तरीके से बात कर रही है। लेकिन अगर वो फिर से कोई ऐसी बात करेंगे तो मेरे ख्याल में कि वो चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी किसी भी सूरत। शनीला साहब, मेरे सामने दो बयानात हैं इस वक्त, एक ही पार्टी के रहनुमाओं के और आज ही के बयानात थे ये। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई की तरजीह अपनी नहीं बल्कि 9 मई के असीरों की रिहाई है। ये शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई और कमीशन का कयाम, हमारे मुतालबात ये हैं।
अच्छा देखें, एक तो बात ये है कि शेख वकास अकरम साहब झूठ बोल रहे हैं। बानी पीटीआई को अपनी रिहाई सबसे ज्यादा अजीज है। आपने कभी उनकी सियासत के अंदर ये देखा है कि उन्होंने किसी दूसरे के फायदे के लिए या किसी दूसरे के बारे में या किसी अपने वर्कर के बारे में सोचा हो? वो अपनी जात से आगे नहीं जाते हैं। ये कवर होता है, जाहिर है वो अपने आप को एक लीडर बनाना चाह रहे हैं, हीरो बनाना चाह रहे हैं, तो वो ये बात तो कहेंगे कि जी मेरे लिए मेरे वर्कर्स जो है उनकी रिहाई अहम है। लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या जिस तरह बिशा बीबी मुज़ाकरात करी है या जिस तरह बानी पीटीआई लचक दिखा रहे हैं, वो वर्कर्स के लिए नहीं दिखा रहे हैं। वो खुद डेस्परेट हो चुके हैं, वो खुद अब जेल से निकलना चाहते हैं और उसके लिए ही बैकडोर राब्ते कब से हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद बार बार हम ये बात सुनते थे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, मैंने टीम बना दी है, मैंने अपनी टीम को इजाजत दे दी है। तो अगर सिर्फ वर्कर की बात होती तो वो कभी भी बैकडोर राब्ते एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना कर रहे होते, क्योंकि उनके ज्यादातर वर्कर्स जो हैं वो तो रिहाई पा ही रहे हैं। बहुत ही कम जो है अब वो जेल के अंदर रह गए, और वो भी वो हैं जिन्होंने 9 मई में बड़े संगीन मामलात में मुलविस हैं, जिसमें यास्मीन राशिद है या महमूद रशीद साहब हैं या ये हसान न्याजी है। बाकी ज्यादातर तो उनकी सारी पार्टी के लोग तो बाहर घूम फिर रहे हैं, गंडापुर उनके वजीर आला बन चुके हुए हैं। तो इस बात को मैं नहीं मानती। दूसरा, आपने अचक ज़ई साहब की बात की थी, उनसे सवाल करते हुए शर्जील साहब से। अचक ज़ई साहब को पहले तो ये पूछना चाहिए कि क्या उस हुकूमत फार्म 47 वाली वो जो कह रहे हैं, उस वक्त उनके पास मैंडेट था जब बानी पीटीआई ने उनको कहा था जाके मुज़ाकरात करें, और वो मुज़ाकरात के लिए सबसे जाके मिल रहे थे? उस वक्त हुकूमत 45-47 वाले के पास मैंडेट था। अब उनको चूंकि बीच में से निकाल दिया गया है, और वो अब उनको, और बानी पीटीआई की जो आदत होती है कि वो लोगों को इस्तेमाल करके जो फेंक देते हैं, तो उनको भी इस तरह इस्तेमाल करके फेंक दे, तो अब वो ये बयानात दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि किसी फोरम के ऊपर साबित नहीं हुआ इन इलेक्शन के बारे में। अगर आप समझते हैं कि आपको 2/3 अक्सरियत मिल चुकी हुई है, तो उतने ही आप चैलेंज तो करें ना जाके सीटों को। कितनी सीटों पे इन्होंने चैलेंज किया? 22-23 सीटों पे, और बहुत सी सीटों पे रिकाउंटिंग के बाद तो खुद इनकी अपनी सीटें चली गई पीटीआई की। तो पीटीआई ने अगर मुज़ाकरात करनी है तो इस किस्म के बयानात और इस किस्म की चीजों से निकल के अब वो आए। एक तो जब अब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। तस्लीम कर लिया तो मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठे हैं। बानी पीटीआई जो है अब और को मुज़ाकरात की हुकूमत को जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है। अब हुकूमत तो स्टेबल हो चुकी हुई है, उन्होंने इकोनॉमी को भी स्टेबल कर दिया हुआ, उनको मुश्किल हालात से निकल चुके हुए हैं। तो पीटीआई के लोगों को अपना रवैया चेंज करके अब मुज़ाकरात के लिए खुले दिल बैठना होगा, क्योंकि उनको कंसेशन जो है वो मिलेगी नहीं मुज़ाकरात के जरिए। वरना जितना उन्होंने हमले करने थे कर चुके हैं। सिविल नाफरमानी की कॉल वो कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं, लेकिन रेमिटेंस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो बेहतर यही है कि मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठे रहें और अपने बयानात जो हैं उनको कंट्रोल करें, वरना उनको नुकसान होगा। अच्छा शर्जीला साहब, अमेरिका से भी प्रेशर का कोई असर नहीं होगा? क्योंकि आज एक बयान दिया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं, जनरल हमीद गुल साहब मरहूम के साहबजादे हैं। उन्होंने कहा है कि सऊदीया से अमेरिका को कोई पैगाम भिजवाया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि आप बानी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो कुछ चल रहा है इस पर गुफ्तगू ना करें या इससे पीछे रहें। अमेरिका को पैगाम पहुंचा दिया गया है। क्या ये पॉसिबल लगता है आपको? देखिए, बात ये मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई पैगाम भिजवाया गया है या नहीं भिजवाया गया, लेकिन सिंपल बात यह है कि क्या ट्रम्प ने अपनी पूरी कैंपेन के दरमियान बानी पीटीआई या पाकिस्तान का नाम लिया है? नहीं लिया है। देखें, हुकूमतें जो होती हैं वो हुकूमतों के साथ डील करती है, शख्सियात की बुनियाद के ऊपर नहीं चलती हैं। अगर रिचर्ड गेल की तरफ से कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो अमेरिका में बहुत आसान है, आप किसी भी सेनेटर को पैसे देके इंगेज कर लें, आप इंगेज कर लें और उनसे बयानात दिलवा लें, उनसे कोई ना कोई करारदाद जो है वो पास करवा लें। लेकिन वो कितनी बाइंडिंग होती है हुकूमत के लिए, वो देखने की बात होती है। अभी तक ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह कोई वो जो हलबरदारी की तकरीब है उसके लिए इनको कोई इन्विटेशन मिल जाए पीटीआई को, वो भी अभी तक इनको नहीं मिला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की तरफ से तो ऐसा दबाव आएगा कि जिसकी बुनियाद पर बानी पीटीआई को छोड़ देंगे। अगर ऐसे दबाव पे छोड़ा जाता होता तो शकील अफरीदी को भी छोड़ दिया गया होता। हुकूमतें हुकूमतों के साथ डील करती हैं। अगर उन्होंने बानी पीटीआई को रिहा करवाना है तो फिर उसके बदले उन्होंने बानी पीटीआई से क्या लेना है? मतलब ऐसा क्या काम करवाना है उन्होंने बानी पीटीआई से कि जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जब वो खुद मैदान में कूदेंगे और बानी पीटीआई को रिहा करवाएंगे? वो उनके नेशनल तो नहीं है या वो उनके कोई एम्बेसडर तो नहीं है, वो तो एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उस मुल्क के अंदरूनी मामला है। उन्होंने क्या ऐसा काम लेना है बानी पीटीआई से कि जो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे जब ये सवाल पीटीआई से करें तो फिर उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो वही लगवाते रहे हैं। अब एब्सोल्युटली यस का भी नारा वो लगवा रहे, तो वो हमें बताएं तो सही पहले कि डोनाल्ड ट्रंप खान साहब को क्यों छुड़वाएंगे, उन्होंने ऐसा क्या काम लेना है? चले हम पूछ लेते हैं। एडवोकेट इश्तियाक खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आप सीनियर वकील हैं और तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इश्तियाक खान साहब, अगर वाकई ट्रंप साहब जो हैं
وہ بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانا چاہتے ہیں، تو بدلے میں کیا وہ دے سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کیا دے سکتی ہے امریکہ کو؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس کو آپ نے شاید نہیں سنا، اور میرے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بھی شاید نہیں دیکھا. انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہیں، جس طرح بائیڈن حکومت نے ہماری حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے سہولت کاری کی تھی، وہ سہولت کاری کسی کی نہ کریں. ہم انشاءاللہ العزیز ان جھوٹے کیسز سے بری ہو کے ہم اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے یا حقیقی آزادی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہم کسی کی بیساکھیوں کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے. بڑا کلیئر میسج ہے ہمارا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہمارے ملک میں تو بھائی ریچرڈ گرنیڈ پہ ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دیں نا، کیوں نہیں کہتے بھائی آپ؟ نہیں ہم کہتے ہیں، ہم نے بڑا کلیئرلی کہا. کہاں گئے بھائی، کہاں گئے؟ اچھا اشتیاق صاحب آپ کی جو سوشل میڈیا، میری بات سنیں جی نا. جی جی بات دیکھیں رات جو سٹیٹمنٹ چلی ہے بانی پی ٹی آئی کی جو کل انہوں نے اڈیالہ میں دی، اس کے اندر بڑا واضح طور پہ پیغام یہی دیا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے، اور ہماری جو انڈیپینڈنس ہے اس کے اندر کسی کی مداخلت نہیں ہے. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جس طرح سے بائیڈن حکومت نے سہولت کاری کر کے یہاں ہماری حکومت ٹاپل کی تھی، وہ یہ کچھ نہیں کریں گے. ہم اپنے کیسز کا فیس کر رہے ہیں، ہم نے کوئی این آر او نہیں لیا، اور ہم لوگ انشاءاللہ العزیز ان جھوٹے کیسز میں جس طرح سے پہلے سائفر والے کیس میں سے، عدت والے کیس میں، توشہ خانہ والے کیس میں ہماری ضمانتیں ہوئی ہیں، ہم نے کورٹ کو اپنی ریپرزنٹیشن دی ہے، اور یہ جھوٹے کیسز ہوا میں اڑے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم سرخرو ہوں گے، اور ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے، نہ انٹرنل نہ جی ایکسٹرنل. اشتیاق صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ لابنگ فرمز جو ہائر کی گئی تھیں، یہ بھی ٹرمپ صاحب کو نیوٹرل رہنے کے لیے یہ سارا کچھ خرچہ کیا گیا؟ ایک سوال تو ہے نا. ہاں میں عرض کرتا ہوں جی، یہ جو لابنگ ہوتی ہے نا، ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے تمام انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر اپنی لابنگ کی جاتی ہے. وہاں کسی نے ان کے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہمیں کوئی چھڑوانے آئیں گے، ٹرمپ صاحب آئیں گے، یا وہ ایک ہمارا ایک رشتہ ہے، ایک انٹرنیشنلی جو ریکگنیشن کے تحت ہے ہمارا، ہم اس کے تحت سمجھتے ہیں. کیونکہ بائیڈن حکومت ہمارے خلاف کام کرتی رہی ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے، اس لیے ہم نے ان کے خلاف بھرپور کمپین چلائی، اور جس کے نتیجے میں پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے، امت مسلم کے اس لیڈر کے کاز کے لیے اور ان ہیومن رویے جو ہمارے ملک میں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا. اور ہم خوش ہیں کہ ٹرمپ کو ووٹ ملا، اور جو حکومت ہمارے خلاف تھی وہ اس کا ہوا ہے. ٹھیک ہے شرجیل صاحب، آپ سے میں بات کرنے سے پہلے ظاہر ہے آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. لابنگ فرم کا بھی ذکر ہوا ہے یہاں. اشتیاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لابنگ فرم جو ہے وہ تعلقات بحال کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی کسی کو چھڑوانے کے لیے جیل سے نہیں. شنیلا صاحبہ، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، امریکہ کا پریشر جیسا کہ آپ بات کر رہی تھی، پاکستان اس پوزیشن میں ہے جو ہماری اس وقت معاشی پوزیشن ہے؟ اگر فار ایگزامپل امریکہ کسی سائفر کے تھرو، کسی اور رابطے سے، کسی اور کنٹری کے تھرو یہ کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں، اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا پہ تاثر ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے چونکہ اب امریکہ سے پریشر آنے والا ہے، تو اس سے پہلے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور اہمیت دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو، اس سے پہلے کرنے کی مطلب حکومت کی یہ نیت نہیں تھی، حکومت مجبور ہے اس سے پہلے کہ وہاں سے کال آئے خود ہی کچھ کر لیں؟ دیکھیں بات یہ عرفان کے پہلے مذاکرات کی جو کمیٹی ہے وہ کنہوں نے بنائی تھی؟ بانی پی ٹی آئی نے بنائی تھی. جس وقت ان کا 26 نومبر کا جو وفاق کے اوپر حملہ تھا وہ ناکام ہوا تھا، تو اس کے بعد انہی کی طرف سے پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے عمر ایوب نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. حکومت کی طرف سے کافی ریلکٹنسی تھی، لیکن بعد میں پھر وہ جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، انہوں نے آگے بڑھ کے جو قدم اٹھایا کہ چلے میرے پاس آئے، میں آپ لوگوں کی کمیٹیاں بناتا ہوں، میں مذاکرہ شروع کروا دیتا ہوں. تو یہ حکومت نے کسی پریشر میں شروع نہیں کیا، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پریشر کسی ملک کی طرف سے جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو ایسا کوئی پریشر نظر نہیں آ رہا ہے.
पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज, अगर वो बाइडन की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को बाइडन गवर्नमेंट ने रजीम चेंज करवाई, एक तो ये पाकिस्तानी मीडिया के लिए जब उर्दू में आके बात बानी पीटीआई इंटरव्यू देते थे जेल जाने से पहले, तो वो फिर बात कर लेते थे अमेरिका की, साइफर की, लेकिन जब वो इंग्लिश मीडिया के पास जाते थे तो उस वक्त वो कह देते थे जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं गिराई, मेरी हुकूमत तो जनरल बाजवा ने गिराई है, जो कि मोहसिन नकवी तक भी पहुंच चुकी थी। तो पहले तो ये क्लियर ही नहीं है इस मुल्क के अंदर कि उनकी हुकूमत गिराई एक्चुअली किसने है। और जब इनके हक में ट्वीट्स आती है अमेरिका से तो उसके ऊपर भी बंगड़े क्यों डाले जाते हैं? अब रिचर्ड ग्रेनल जो है उसकी हर ट्वीट के ऊपर बंगड़े क्यों डाले जा रहे हैं? अगर इन्होंने शिकायतें लगाई जा रही हैं ट्वीट पे अमेरिका को, बाकायदा ट्वीट पे शिकायतें लगाई जा रही हैं। आप देखें ग्रैनियल की बाकायदा शिकायतें लगाई जाती हैं, क्यों वो कर रहा है? और जो प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने दें, देखिए इनको क्या, मुझे बात कंप्लीट करने दें, मैंने इनकी बात सुनी है, ये मेरी बात सुन के मुझे जरूर जवाब दें, ठीक है? इन्होंने जो लॉबिंग फर्म हायर की हुई थी वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए नहीं की गई थी। उस लॉबिंग फर्म से बार बार करारदाद पास करवाई जाती थी कि पाकिस्तान के ऊपर माशी पाबंदियां लगा दें। आईएमएफ के बाहर इन्होंने जाके मुजाहरा किया कि पाकिस्तान को कर्जा मत दें। जेल जाने से पहले जब अमेरिकन सेनेटर्स के साथ बात कर रहे थे बानी पीटीआई, तो बानी पीटीआई ने उनको कहा था पाकिस्तान पे प्रेशर डालें, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाएं। तो ये किस किस्म का हकीकी आजादी थी जिसमें आप अमेरिका को कह रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर इंटरफेयर करें, आपके मुल्क पे पाबंदियां लगाएं? मतलब कैसी खुशी मनाई जाती है जब पाकिस्तान के बारे में कोई भी मनफी चीज आती है? अभी मिसाइल के ऊपर हमारे जो पाबंदियां लगाएगी तो इनके सोशल मीडिया के ऊपर खुशियां मनाई गई हैं उसको लेके। तो किस किस्म की हकीकी आजादी ये दिलवाना चाहते हैं जहां पे अमेरिका की तरफ से कोई भी पाबंदी आती है और ये खुश होते हैं? उनकी लॉबिंग फर्म कोई भी इनके हक में करारदाद पास करती है तो ये खुश होते हैं। इनको तो चाहिए ये कि इनका पूरा सोशल मीडिया रिजेक्ट करता है ना रिचर्ड ग्रेनल को। ये तो शिकायत एक बंदा जाके लगा रहा है उसको। तो ये पहले तो खुद ये कंफ्यूज हैं कि ये हकीकी आजादी कहते किसको है। हमें भी बता दें कि हकीकी आजादी जो है वो सिर्फ कह देने से तो नहीं होती ना, कोई अमली तौर पे तो कुछ करके दिखाए ना। ठीक है शर्जील साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप भी क्या एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे अगर अमेरिका से प्रेशर आता है तो हुकूमत इस वक्त साफ कहेगी एब्सोल्युटली नॉट, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हमारी अदालतें देखेंगी, हम देखेंगे क्या करना है हमें, ऐसा ही होगा? भाई पहले तो बात है जो रिचर्ड ग्रेनल साहब हैं अभी अपनी जाती हैसियत में ये ट्वीट कर रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट का ओहदा संभालेंगे, जब आपको पता है एक लंबा प्रोसीजर है ये भी, जब वहाँ की सेनेट से अप्रूव होगा उसके बाद जब वो ओहदा संभालेंगे फिर इसके ऊपर बात करेंगे। अभी इसके ऊपर बात करना बेकार है। लेकिन हाँ, पीटीआई वाले जो ये बात कह रहे हैं, या अमेरिका के अब यूरोप के अंदर इन्होंने ब्रसल में लॉबिंग हायर की है, यूके के अंदर हायर की है, इनसे पहले ये पूछिए पैसा अगर आप लोग इतने पाकिस्तान की खैर खुआओ भाई, तो ये पैसा जो आप इधर जाया कर रहे हो, इनको खिला रहे हो, ये आप गरीब वो जो पाकिस्तान में बैठे हैं जो कि मजबूर लोग हैं उनको ये पैसा दें। इनको असल में तकलीफ क्या हो रही है मैं आपको बता दूं। तकलीफ ये हो रही है इस साल जब इन्होंने देखा कि 21.5 अरब डॉलर बैरूने मुल्क से पाकिस्तान भेजे गए, पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सीधे ट्रैक पर चल पड़ी। जो शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने 2022-23 में जो 5% के हवाले से रोड मैप दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके असरात नजर आ रहे हैं। महंगाई की शरह कम होकर 4.9% पे आ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो इस बार बैरूनी सरमायाकारी हुई है वो 30 अरब जो वो तकरीबन अराउंड 20 अरब डॉलर के अराउंड अबाउट पाकिस्तान में सरमायाकारी की। फिर पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट हुए वो 30 अरब डॉलर हुई। खाली नेस्ले पाकिस्तान ने तकरीबन 23 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो कि महंगाई की शरह कम होके अपनी 6 साल की सबसे कम मुद्दत में आ गई। जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी उसने महंगाई की शरह 13.9% थी, जो कि आज हुकूमत 4.9%। ये सारी बातें शर्जील साहब, ये सारी बातें दुरुस्त ठीक है। इसके बाद देखें अभी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। मोहसिन नकवी साहब ने इसमें कितना अहम किरदार अदा किया। क्या इन्होंने वहां पे भारत जब प्रोपेगेंडा चला रहा था, इस पीटीआई सोशल मीडिया सेल ने क्या उनको भारत को कहा कि जी आप पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें? इस टाइम उन्होंने बात ही नहीं की, उल्टा मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बातें करते रहे। इन्होंने मोहसिन नकवी साहब की किरदार कशी करने की कोशिश की। वो बंदा पाकिस्तान को उसने मौका बनवाया आईसीसी में। और जहां तक देखें ना, हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पे जो पीआईए बहाल होने जा रही है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कितना बड़ा रिलीफ है। 10 जनवरी से पहली फ्लाइट चलने जा रही है। इन्हीं के दौर में इनके एक अनमेच्योर मिनिस्टर ने उठ के वहां पे असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तान पायलट्स के बारे में कितनी बेहुदा बातें की। मौजूद माशरे में ऐसी चीजें होती हैं क्या? इसके ऊपर इन्होंने कभी कभी बोला नहीं। इन्होंने स्मार्ट गुजदार को पंजाब में मुसल्लत किया नहीं, फराह गोगी को पंजाब में मुसल्लत किया, कभी इसके बारे में बोले कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि
भाई ये लोगों को पता है कि हम अंदर से करप्ट हैं और ये बस लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम ने ओवरसीज की इनको एब्सोल्युटली नोट कहा है। ठीक है इश्तियाक साहब, सवाल मैं कुछ यूं कर लेता हूं, आप शर्जील साहब के ज़ाहिर है जो गुफ्तगू कर रहे थे उसका जवाब देंगे। अगर अमेरिका से कहा जाता है कि बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाए, पाकिस्तानी हुकूमत को कहा जाता है, आप लोग कहेंगे आपकी मदद नहीं चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। देखें ये तो इन बैक नेवर बी चूजर्स इफ दे आर कमिटेड टू दैट का, तो यो उसके से पहले ये सारे के सारे मीडिया की बात कर रहे हैं। वो ये हो गई, क़यामत आ गई, जुल्म हो गया, उनकी तो पहले ही निकल चुकी है इन ऑल रिस्पेक्ट। उस हवाले से इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहना तो के तसव्वुर में भी। दूसरा ये कह देना है कि जी वो हमारे लिए लॉबिंग का पर्सनल कॉन्टेक्ट में अगर कहता है में खाली हो रही भाई शुबाल की आप ही का बंदा है ना जो को शर्त दे रहा है, शुबाल आप ही का बंदा है ना, आप ही का भागा वो बोल रहा है। शर्जील साहब बोलने दें, आवाज कट रही है इश्तियाक साहब की। मैं चाहता हूं कि इश्तियाक साहब की पूरी हम बात सुन ले, को कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे लगता है वो चले गए। इश्तियाक साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा कोशिश करते हैं। शनीला साहबा, शनीला साहबा आप जिस तरह जी इश्तियाक साहब आपको हम सुन नहीं पा रहे, आपका इंटरनेट का इशू है, वीक है, जिसकी वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे। मैं आपकी तरफ आऊंगा। शनीला मार साहबा, हुकूमत भी जैसा कि आपने कहा कि उसके पास मैंडेट नहीं है, मुज़ाकरात ये भी कहा जा रहा है कहीं और हो रहे हैं, अगर कहीं और से मुज़ाकरात आ जाते हैं तो हुकूमत के अंदर भी तो ये खौफ मौजूद है ना कि जैसे पीटीआई दावा करती है कि अगर बानी पीटीआई को आपने जेल में रखा, जिस दिन वो जेल से बाहर आ गए तो इस हुकूमत का तो 2-4 दिन टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। देखें, जब मुज़ाकरात के जरिए अगर कहीं और से भी वो अप्रूवल लेके बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ वो रिटर्न फॉर्म में दे के आएंगे, और जो वो भी चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। ये नहीं हो सकता कि बानी पीटीआई आएंगे तो हुकूमत का टिकना मुश्किल हो जाएगा। जब पीडीएम 1 की हुकूमत थी और बानी पीटीआई खुद भी बाहर थे, उस वक्त भी तो उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था, धरना भी दिया था। ना वो काजी फाइज ईसा की तकरीर रुकवा सके थे, ना आसिम मुनीर की, और ना ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ के वो इलेक्शन अपनी मर्जी के ले सके थे। सो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को ये डर होगा कि बानी पीटीआई के बाहर आने से उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी, ऐसा कोई डर उनके दिल में नहीं है। जहां तक बात है कि हुकूमत मुज़ाकरात का इनको कहती रही थी, ये इन्हीं की तरफ से एक एरोगेंट रवैया होता था कि नहीं हमने मुज़ाकरात कहीं और करने, एस्टैब्लिशमेंट के साथ करने हैं। फिर खुद ही कमेटी बना दिया, मुज़ाकरात की तरफ आगे, तो चले हुकूमत जो दे सकती होगी वो उनको जरूर देगी। और मुझे ये लगता है कि 26 नवंबर के ऊपर एक कमीशन बनेगा, ये चीज जरूर हो जाएगी। बानी पीटीआई इतनी जल्दी अभी रिहा नहीं होते, अगर वो रिहा होंगे भी तो 190 मिलियन पाउंड केस का सजा हो चुकी होगी उनको, 9 मई के ऊपर उनको सजा हो चुकी होगी। और जिस किसी भी एग्रीमेंट के जरिए अगर वो बाहर निकले भी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी अगर मुज़ाकरात करते, तो वो सजा उनके सर पे उसकी तलवार लटक रही होगी, जिसके बाद अगर वो अपनी किसी भी मुआहदे से निकलेंगे तो उनको कस्टडी में लेना आसान हो जाएगा। तो जो भी कुछ होगा वो ऐसा ही होगा जिसके बाद वो बाहर आके कोई ज्यादा उदम नहीं मचाएंगे, कुछ थोड़े से अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। इश्तियाक साहब, आप मुझे सही सुन पा रहे हैं अब? जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज क्लियर है। शनीला मार साहबा, जी मैं आपको सुन रहा हूँ। शनीला मार साहबा कह रही हैं कि अगर जाहिर है बानी पीटीआई अगर बाहर भी आएंगे तो किसी मुआहदे के थ्रू आएंगे ना, अच्छे बच्चे बन के आएंगे, फिर वो उधम नहीं मचाएंगे जो वो 65 जलसे हुए थे। अच्छा, ये बात अदम एतमाद के बाद अभी मेरी बहन फरमा रही थी, अभी मेरी बहन फरमा रही थी कि बानी पीटीआई को सजा हो चुकी होगी, मेरे ने कोई ऑर्डर लिखवा के दिए होंगे किसी से, तो शायद उसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं। मैं तो एक वकील होने के नाते भी ये बात नहीं कह सकता कि खान साहब की कल सजा खत्म होगी या कल सजा हो जाएगी। हम लोग ये कहते हैं कि अदालतें आजाद हों, कानून की हुक्मरानी हो, तो फिर जाके डायलॉग्स भी इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि यहाँ पे बानी पीटीआई ने ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दे, बानी पीटीआई ने कहा है कि मेरे जो असीरान हैं, सियासी असीरान, पहले उनको छोड़ा जाए, उसके बाद इनसे बात हो सकती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर वाला जो है
وہ जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसको प्रॉब इन करे। हम लोग ये फरार तो नहीं इख्तियार कर रहे कि हमें बाहर भेज दिया जाए, हमें बनी गाला भेज दिया, हमें केपी भेज दिया जाए या लंदन भिजवा दिया हाइड पार्क में। हम तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे मुतालबात हैं जो कि कानूनी तौर पे जायज़ मुतालबात हैं। आप देखें 9 मई के बाद और 26 नवंबर के बाद आप देखें जितनी FIRs की गई हैं वो स्टेट मशीनरी ने की हैं, कोई इंडिपेंडेंट आदमी उसमें कंप्लेनेंट नहीं है। अगर ये समझते हैं तो ये लोग अगर हमारी इन FIRs को जो इन्होंने झूठी और बेबुनियाद FIRs दी हैं, वर्कर्स जो हमारे इस वक्त 2200 से ज्यादा वर्कर जो हैं वो बिहाइंड द बार हैं, और उनका सिर्फ कसूर क्या था इतना कि वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने उस पे गोलियां चला दी। हम कहते हैं कि जिसने भी चलाई हैं आप जुडिशल कमीशन बनाएं, उसमें प्रॉबिन करें, तहकीक हो, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, वो उसमें मोहसिन नकवी हैं या कोई भी और शख्स है, उनके खिलाफ कार्रवाई। मोहसिन नकवी तो आप अब आप उस कोर्ट से फाइट हुए, आप मोहसिन नकवी के साथ ठीक है शर्जील साहब मैं आपको मौका दूंगा, इश्तियाक साहब की बात पूरी हो जाए, बात मैंने मुकम्मल हो आपको बड़े गौर से सुना है, अभी आप मेरी बात सुने। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम किसी का सहारा नहीं लेते। हम कहते हैं कि जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब इंसाफ पे मबनी फैसले होंगे, जब ये राइट इन रिटर्न किसी जज को जजमेंट्स नहीं देंगे, उससे पहले ये कैसे कह सकते हैं कि हमें कन्विक्शन हो जाएगी। हमारे मुकदमात जो हैं अभी अंडर ट्रायल हैं। ये कहते हैं कि जी 9 मई में वो सारे केसेस हैं जिनको हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उनके रिमांड आर्डर्स तक जो थे वो सेट असाइड कर दिए थे कि एक शख्स जेल में बैठा कैसे वो कॉन्स्पिरेसी हेज कर सकता है। 109 के जो मुकदमात होते हैं आपको पता है उसमें शहादतों की जरूरत होती है, और ये कहते हैं कि किसी सोफे के नीचे बैठ के कोई शख्स ये बात सुन रहा था। ये तो मुझे समझ नहीं आई कि अदालती तारीख में इश्तियाक साहब एक सवाल मेरा वहीं रह गया था। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप एब्सोल्युटली अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, जिस तरह रिचर्ड ग्रेनल कह रहे हैं हकीकी आज़ादी और फ्री बानी PTI के हवाले से, तो आप उस पर रीट्वीट कर दें, आप कहें कि आपकी मदद की जरूरत ही नहीं हमें। देखें हम कहते हैं कि इन ह्यूमन एक्ट्स जितने भी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में जितने भी होते हैं, उसके ऊपर इंसानी हुकूक की तंजीमें और जो इंसाफ पसंद लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये इन ह्यूमन एक्ट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ये चार्टर हमने साइन किया हुआ है, तो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। इनके खिलाफ अगर वहां पे सेनेटर्स ने स्टेटमेंट दी, वहां पे सेनेट का इजलास हुआ, या वहां पे जिन लोगों ने स्टेटमेंट दी है वो सिर्फ बानी PTI की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत इस वक्त है, जो इस वक्त अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, उसको खत्म किया जाए। ये नहीं है कि वो कहें कि जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि उनको एब्सोल्युटली नॉट कहें। हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है, और हम आज भी उस बात पे कायम है कि हम किसी के कंधों के सहारे वापस नहीं आना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हम इन केसेस को फेस करेंगे, और फेस करते हुए इंशाल्लाह खान बाहर होगा। ठीक है शर्जील साहब, आइन और कानून के मुताबिक किसी की मदद नहीं चाहिए। हकीकी आज़ादी की जंग है। अमेरिका में लॉबिंग फर्म इसलिए इस्तेमाल की गई ताकि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें, ना कि हमें कोई किसी से मदद चाहिए। इरफान साहब इन्हें अगर इतना शौक है तो ये हल्फन कह सकते हैं, ये हल्फन कह सकते हैं, ये बात खाली इसलिए की गई कि पाकिस्तान के इमेज को हम बेहतर बनाएं या ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करें। इन्हीं के अपने दौर में आप चले जाएं 2018 जब इनकी हुकूमत आई, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई, किस तरीके से इन्होंने सहाफियों के ऊपर जुल्म ढाए। आपने उस वक्त किया ना, आपने धरना दिया, पीपल्स पार्टी ने धरना दिया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितनों के ऊपर गोलियां चलाई गई। कभी ये भी पता चला कि PTI की हुकूमत ने गोलियां चलाई और निहत्थे लोगों के ऊपर बम बरसाए। अगर इतना आपका लीडर का डर था ना आपके लीडर को, तो आपका लीडर माफी मांगे, क्यों नहीं माफी मांगता? ये बात जो लोग सामने आए ना, पहले उसकी वीडियोस लेके आए, हम लोग हाजिर हैं। हम कहते हैं कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले उसको तहकीक होनी चाहिए। भाई
آپ لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساکھ تباہ ہو رہی ہے، آپ لوگ پاکستان کی ساکھ تباہ کر رہے ہو، آپ لوگوں کو یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان جو اچھے ٹریک پہ جا رہا ہے ہم کسی طریقے سے پاکستان کو اس ٹریک سے کسی طرح ڈی ریل کریں. اسی طریقے سے جب بھی پاکستان میں کوئی بڑا لیڈر آتا ہے. میں اس پہ شرجیل صاحب میں اشتیاق صاحب کو یاد کرا دوں. کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کبھی گولیاں نہیں چلائیں. ہم چونکہ فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے تھے اس وقت ٹی ایل پی کے 14 کارکنان اٹک پل پہ مارے گئے تھے. پی ٹی آئی کا دور تھا. اس کے بعد موجودہ حکومت بھی کچھ اسی قسم کے کام کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا 26 نومبر کو کیا ہوا، لیکن موجودہ حکومت کا بھی ملتا جلتا رویہ ہی ہے. خان صاحب میں آپ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. برطانیہ میں پچھلے دنوں ابھی اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی جو یہ سوشل میڈیا پہ ڈرامے بازیاں کرتی ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ چند شرپسندوں نے یہاں پہ یہ کام کیا. کیا اسٹیٹ حرکت میں نہیں آئی؟ اسٹیٹ نے گھروں میں گھس کے ریڈ نہیں کی؟ یا امریکہ کی بات کرتے ہیں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، کیا اسٹیٹ نے حرکت میں نہیں آئی؟ بھائی اسٹیٹ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی. اگر آپ کو کوئی شوق ہو رہا ہے، آپ کے کوئی پیٹ میں کوئی درد اٹھا ہے، تو بھائی آپ ایک آئینی دائرے میں رہ کے، قانونی دائرے میں رہ کے پروٹیسٹ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ابھی بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ کے اندر کس طریقے سے یہ پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کریں. انہوں نے یہاں پہ آرمی چیف کی فوٹوز کے اوپر سیاہیں پھینکی، انہوں نے ہماری انسٹیٹیوشن کی چیف کے اوپر سیاہیں پھینکی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی کے اوپر انہوں نے کیا. کیا موزی معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی کوئی یہاں پہ کسی نون لیگ کے ورکر نے، کبھی کسی اور پارٹی کے ورکر نے یہ مہذب معاشرے کے اندر ہی اگر پروٹیسٹ ہے نا، رائٹ آف پروٹیسٹ، یہ مہذب معاشرے کے اندر ہی ہوئے ہیں. یہ پوچھیں عمران آپ لوگ تو کسی کو بولنے نہیں دیتے. عمران خان صاحب نے خود ملٹری کورٹ کی حمایت نہیں کی اپنے دور میں. اپنے دور میں خود کہتے تھے کہ میں تو جی آئی ایس آئی سے کنٹرول کرواتا ہوں، میں تو ایون کہ نیشنل اسمبلی کو بھی آئی ایس آئی سے کنٹرول کرواتا ہوں. عمران خان صاحب خود کہتے تھے. اور آج عمران خان صاحب اور ان کے جو چند جو 5-6 لوگ ہیں، ان کا جو شرپسند ٹولہ ہے، جو شہباز گل پگوڑا جو بیٹھا ہوا امریکہ میں، یہ سوری جو بھاگا ہوا وہاں پہ، یہ بیٹھ کے پاکستان فوج کے خلاف باقاعدہ طور پر ان کے جو سوشل میڈیا والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آج آپ نے یہ چلانا ہے، آج آپ نے یہ چلانا ہے. ان کو تو پہلے اگر اتنا کوئی ہمت ہے نا، پاکستان میں آگے بیٹھ کے بات کریں، بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، لوبنگز کو ہائی نہ کریں. حرام کا پیسہ سارا، شوکت خانم کا پیسہ یہ سارا یہ لوبنگز میں لگا رہے ہیں. ان کو خود شرم نہیں آتی ہے کہ پاکستان کے امیج کو کس طریقے سے یہ متاثر کر رہے ہیں. بھائی آج اگر پاکستان میں آپ لوگ رات کی نیند سوتے ہیں تو فوج پاکستان کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا جوان. شرجیل صاحب یہ بالکل صحیح ہے. اب آپ کا بیان کہ افواج پاکستان کی وجہ سے ہم آرام سے سوتے ہیں، ان کی وجہ سے سارے معاملات. شرجیل صاحب ایک منٹ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، مجھے کیوں نکالا. اس وقت آپ کے بھی اسی طرح شکوے تھے جیسے اب تحریک انصاف کے شکوے ہیں. شنیلا عمار صاحبہ، ان کا تو نہ کوئی نیریٹو ہے، نہ ان کا کوئی نہ ان کا کوئی سلوگن ہے. ان سے ووٹ کے عزت دو والی بات جو ہے، جہاں پہ محسن نقوی صاحب کو بڑے کسی کی بات نہیں سنی تو اچھا شرجیل بھائی میں چاہ رہا ہوں اشتیاق صاحب کو بھی موقع دوں. شنیلا عمار صاحبہ ہمارے ساتھ کافی دیر سے ہیں اور خاموش ہیں. شنیلا صاحبہ، آپ بانی پی ٹی آئی کو، ہم مدعے پہ آتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو باہر آتا ہوا اگلے 1-2 ماہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ اور حکومت جس ڈگر پہ چل رہی ہے اسی طرح چل رہی ہے، مطلب کمپنی یہی چلے گی ابھی، ایسا ہی لگ رہا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جو پی ٹی آئی والے صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ ان کو سزا ہوئی ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. پلیز اس کی جو ہیئرنگ ہوتی رہی، پورا سال ہوتی رہی ہے، ہم لوگ بھی اس کو دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، اس کے بارے میں سنتے رہے. ملک ریاض ایسے ہی ملک سے نہیں بھاگا ہوا. جس وقت ان کی حکومت تھی، اسد عمر کا، فواد چودھری کا، شیر رشید کا بیان ریکارڈ کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے کیبنٹ کے اندر وہ اس کو بند لفافے کو اپروو کروایا گیا تھا اور ہمیں کہا تھا اس کے بارے میں منہ بند رکھنا ہے. تو وہ کیس ہے جس سے پتہ چلتا ہے. پھر القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ تو سب کے سامنے، وہ غائب تو نہیں ہوگی نا کوئی سلمانی ٹوپی پہن کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بانی پی ٹی آئی 2-3 مہینوں کے اندر اگر ان کے مذاکرات چل جاتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا ان کو دے دیا جاتا ہے ریٹرن ایگریمنٹ کے اندر کہ وہ باہر نکل کے خاموش رہیں گے، تو ان کی رہائی ہو سکتی ہے. اور اگر وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت باہر آئیں گے تو پھر وہ کافی عرصے تک خاموش رہیں گے. مجھے حکومت ابھی کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اس ملک کو اس وقت معاشی استحکام کی زیادہ ضرورت ہے. بانی پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے تمام ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑے ہوئے.
चाइना तो उनको जब वो वजीर आजम था तब भी पसंद नहीं करता था, एक दफा वो चाइना गए थे और मैच देख के वापस आ गए थे। और जो सऊदी अरब है उनके साथ भी उनके ताल्लुकात पता होंगे इनको कि उन्होंने अपना त्यारा इनसे वापस मंगवा लिया था, क्योंकि इस त्यारे के अंदर उन्होंने जो जुबान MBS के बारे में इस्तेमाल की थी उसके बाद उन्होंने त्यारा वापस मंगवाया था, और फिर ये एक आम जहाज के जरिए जो थे वो वापस पाकिस्तान आए थे अमेरिका से। और अभी जो बुशा बीबी ने जब तकरीर करते हुए कहा था उनके बारे में जो बात की थी कि जी MBS ने कह दिया था कि तुम किसको उठा लाए हो, तो ये वो उन सारे मामलात के बाद कहाँ पे जाके ये खड़े हुए इनके ताल्लुकात खड़े हुए, और ये वो ममालिक हैं जिनके बगैर आप चल नहीं सकते। कतर के साथ इन्होंने ताल्लुकात खराब किए, LNG वो हमें इतने सस्ते दामों के ऊपर दे रहे थे, इन्होंने आके शाहिदा खान अब्बासी के खिलाफ केसेस जो थे स्टार्ट करवाए और LNG के अंदर करप्शन के लगा के उनके साथ भी ताल्लुकात खराब किए। तो बात यह है कि अगर आपने मुल्क के माशी इस्तेहकाम में लेके जाना है तो आपको ऐसी क़यादत की जरूरत है जिसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिसकी कोई स्टैंडिंग हो। अभी आपके मलेशिया का जो इंडोनेशिया का सदर जो है वो पहली दफा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, तो और जो भी चाइना का प्राइम मिनिस्टर यहाँ से होके गए हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ से होके जा रहे हैं, ECO यहाँ से बड़ी सक्सेसफुल हुई है, तो दुनिया के अंदर जिनकी स्टैंडिंग होगी उन्हीं के साथ काम होगा। ये नहीं हो सकता कि जो बैठ के सारे मुल्कों को ब्लेम करता है कि मुझे उसने निकाल दिया, मुझे इसने निकाल दिया और मेरे खिलाफ वो था, मेरे खिलाफ इसने काम किया, तो वो उसको लेके आ जाएंगे जो मेशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क करके चले जाएंगे। और IMF के साथ मुआहिदा सस्पेंड करके जाने वाली हुकूमत भी PTI की थी, तभी आप IMF के जिस एग्रीमेंट के अंदर बैठे हुए उस एग्रीमेंट को आपने कंप्लीट करना है। तो अगर आप PTI जैसी हुकूमत को लेके आ जाएंगे तो आप अपने मुल्क की मैशत को फिर उसी जीरो पे लेके जाएंगे जहां पे PTI छोड़ के गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद थी, मलिक शर्जील आवान साहब हमारे साथ मौजूद थे PMLN से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे ए खान साहब, एडवोकेट सीनियर वकील हैं। आपने अपनी अपनी राय से आगाह किया। अब बानी PTI जेल से कब बाहर आएंगे, जाहिर है ये सवालिया निशान है, गो कि उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्हें ऑफर की गई थी कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं। ऑफर किसने की थी, किस वक्त की थी, किन दिनों में की थी, किन शराइत पे की थी, ये अभी खुल के सामने नहीं आ सका है। अलबत्ता हुकूमती वज़रा की जानिब से बारहा ये गुफ्तगू सामने आई है कि किसी किस्म की कोई ऑफ़र नहीं की गई, और जहाँ से वो तवक्को कर रहे हैं ऑफ़र की, वहाँ से भी उन्हें कोई ऑफ़र नहीं की गई। हकीकत क्या है, क्या बाकी ऐसी कोई ऑफ़र है, और इस हद तक मुज़ाकरात क्या इब्तदा में ही पहुँच चुके हैं कि बानी PTI को अब बनी गाला या कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है? ज़ाहिर है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कल तक के प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।